नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौट रहे लोगों का सिलसिला जारी। आज सुबह फ्लाइट से लौटे लोगों में उत्तराखंड के भी छात्र सकुशल लौटे। प्रदेश सरकार को बोला थैंक यू। यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर कांग्रेस के आरोप पर भाजपा का पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का बयान, पहले दिन से ही सरकार रही गंभीर। चुनावी नतीजों के दावों के बीच कांग्रेस का दावा, 10 मार्च को पार्टी की बनेगी सरकार। जनता से किए गए वादों का वो भी पूरा करने का भरा दम। और दून अस्पताल की एमआरआई मशीन ठीक होने से दूर हुई मरीजों की दिक्कतें। मरीजों के साथ तीमारदारों को भी राहत, महंगे दाम देने से भी बचे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले यूक्रेन की। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। यूक्रेन से लौटे नागरिकों में 7 छात्र उत्तराखंड के भी शामिल हैं। सकुशल लौटे उत्तराखंड के 7 छात्र आज सुबह 6 बजे फ्लाइट से लौटे हैं। ये सभी छात्रों ने उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद दिया है। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन मिशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। परिजनों को भी मिशन गंगा के तहत राहत मिल रही है और परिजन अपनों से मिल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, यूक्रेन से लौटे नागरिकों में 7 छात्र उत्तराखंड के भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। उधर यूक्रेन के मुद्दे पर जहां कांग्रेस भाजपा पर हमला कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी निशाना साधने में कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने यूक्रेन के मुद्दे पर हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए तत्परता से काम कर रही है। केंद्र सरकार वहां फंसे नागरिकों के लिए निःशुल्क हवाई सेवा का प्रबंध किए हुए है। कैसे संभव है कि हरीश रावत जी भारतीय जनता पार्टी के लिए आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार को ये पहले से ही जानकारी थी कि यूक्रेन में क्या होने वाला है? अरे यूक्रेन के राष्ट्रपति जी को यह मालूम नहीं था कि कल अटैक हो जाएगा। तो हम कोई भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषचार्य हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जैसे ही ये संदेह हुआ, उन्हें एडवाइजरी जारी करना शुरू हुआ और प्रथम दिन से लेके अभी तक बिल्कुल खड़ी है मोर्चे पर, संवेदनशीलता और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। चंपावत के डीएम विनीत तोमर ने लोहाघाट क्षेत्र के लोगों से यूक्रेन में फंसे नागरिकों की सूचना जल्द से जल्द प्रशासन को देने की अपील की है। अनुरोध करना है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसके दृष्टिगत अगर किसी के भी कोई रिश्तेदार या संबंधी या छात्र वहां पर फंसे हुए हैं तो उसकी जानकारी कृपया जिला कार्यालय में अथवा पुलिस अधीक्षक चंपावत के कार्यालय में देना सुनिश्चित करें, जिससे कि आप लोगों की मदद की जा सके और संबंधित स्तर पर इसके लिए सक्षम प्रयास किए जा सके। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के नागरिकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहां के हालातों की हर दिन एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। रविवार को भी सितारगंज के अजहर मलिक ने यूक्रेन के हालात को परिवार से बयां किया। अजहर ने एक वीडियो भी परिवार के साथ शेयर किया, जिसमें भारत के नागरिक मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं और वक्त गुजार रहे हैं। अजहर की जारी वीडियो में परिवार भी सहमा हुआ नजर आ रहा है। मैं अजहर मलिक आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम पोलैंड बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का, हमारे भारत सरकार का कोई भी, ना तो यहाँ पर कोई एम्बेसडर की तरफ से कोई सुविधा दी गई है और ना ही खाने का इंतज़ाम है और खुले में यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और यहाँ से निकलने के लिए भी अभी बॉर्डर की क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा बेटा MBA करने यूक्रेन गया था 12 अप्रैल 2021 को और सरकार से ये गुहार लगाई थी हमने कि ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब मैंने 15 दिन से मालूम था हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ फ्लाइटें बंद थी, तो इन्हें पहले ही व्यवस्था करना चाहिए थी उसके बराबर के मुल्कों से, ये इंडियंस को निकालना चाहिए। कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता गरिमा महारदसौनी ने पलायन के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। गरिमा महारदसौनी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश के गांव में लौटे लोग दोबारा रोजगार की तलाश के लिए पलायन कर गए हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को जिम्मेवार ठहराया है।
लोग अपने गांव लौटे, लेकिन आज उसमें से 80% लोग किसकी उदासीनता की वजह से वापस लौट गए? सब बाकी शहरों में जा चुके हैं। मात्र 20-22% यहाँ रुके हुए हैं, जो अभी भी टकटकी लगाकर सरकार की योजनाओं और घोषणाओं की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब जो वर्तमान सरकार है वो अपनी योजनाओं में, अपनी घोषणाओं में वो विश्वास लोगों का पैदा नहीं कर पाई, वो युवाओं में ये विश्वास जागृत नहीं कर पाई कि आपका यहाँ भला होगा या आपका भविष्य सुनहरा है। ऐसे में सभी लोग वापस लौट गए। तो ये किसकी असमर्थता है, ये किसका निकम्मापन है, या ये किसका फेलियर? वहीं उन्होंने प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। गरिमा महार दसौनी ने कहा, यकीनन उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद रोजगार के साथ बढ़ते पलायन को थामने का भी दावा किया। कांग्रेस पार्टी ये विश्वास दिलाना चाहती है प्रदेश के युवाओं को कि आगामी 10 मार्च को जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमने वादा किया है कि हम एक तो 4 लाख 5 साल में स्थायी प्रवृत्ति के रोजगार सृजित करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो न्याय योजना हो, उससे हम लोगों को जोड़ेंगे। और उसके बाद कुड़ी बाड़ी जो हमारी योजना है, उसमें जो लोग बाहरी प्रदेशों से आकर अपने गाँव में खेती करके या कुछ पैदावार करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनको 40,000 रुपया सालाना सरकार की ओर से दिया जाएगा। उधर खानपुर विकासखंड में तैनात ब्लॉक कमांडर मदन लाल सिंह को युवा कल्याण के साथ ही प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। ये सम्मान मदन लाल सिंह को ड्यूटी के वक्त अच्छे कार्यशैली को देखते हुए दिया गया। जो प्लाटून कमांडर हैं खानपुर ब्लॉक में, तो इनको प्रशस्ति पत्र मिला है। इनके पूरे साल के लिए इनका कार्य जो है बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, और ये अपने आप में बाकी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। मेरा यही सभी जो पीआरडी के हमारे जो वो हैं कार्मिक हैं, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो सभी इनसे प्रेरणा ले और आगे अपना 100% देते रहें। चारधाम यात्रा शुरू होने में करीब 2 महीने का समय अभी बाकी बचा है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर अभी से बुकिंग हो रही है, तो रिकॉर्ड माना जा रहा है कि इस बार काफी अच्छा मुनाफा जो पर्यटन के क्षेत्र के लोग हैं उन्हें हो सकता है। आपको जानकारी दे तो 2 साल से कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा की रफ्तार जो थी वो धीमी हो चुकी थी। अब उसके बाद जो रिकॉर्ड अब सामने आ रहे हैं, उससे एक उम्मीद जागी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि साल 2020 में कोरोना महामारी का दौर शुरू होते ही चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी होती चली गई, मगर 2 साल बाद अब हालात बेहतर होने के साथ चारधाम यात्रा की पटड़ी पर लौटने की उम्मीदों को भी पंख लगने लगे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी है, मगर यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह अभी से नजर आने लगा है। हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर यात्रा मार्गों पर होटल व्यवसायियों के साथ ही कारोबारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होटल और गेस्ट हाउस में मई महीने के लिए 70% बुकिंग हो चुकी है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए भी मई में 15 से 20% बुकिंग हो गई है। चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग में आ रहे उछाल से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने के साथ इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते 2020 में महज 3,11,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। तो वहीं साल 2021 में ये संख्या बेहद सीमित रही और करीब 5,62,000 श्रद्धालु ही चारधाम यात्रा के दर्शन कर पाए। जाहिर है कि उत्तराखंड के पर्यटन पर यहाँ लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, मगर पिछले 2 सालों में महामारी के दौरान पर्यटन कारोबारियों के व्यवसाय पर पड़े असर का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला। मगर इस बार उम्मीद जगी है कि उत्तराखंड की रीढ़ कहे जाने वाले पर्यटन का कारोबार संवरेगा और चारधाम यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए देवभूमि पहुंचेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने अपर मुख्य अधिकारी पर मनमानी और सदन की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि अपर मुख्य अधिकारी ने जब से अपना कार्यभार संभाला तब से प्रशासनिक कार्यों में अनियमितताएं देखी गई है। अनियमितताओं के कारण क्षेत्र के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, इस संबंध में मेरी अपर मुख्य अधिकारी से भी वार्ता हुई। मैंने उनसे कहा, कई बार कहा, और मैंने पत्रचारिता के माध्यम से भी बात हुई कि भाई आप अपनी मनमानी तरीके से काम मत करो। तो उनके हर बार मेरे बोलने से फिर भी वो अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और अब
कभी भी मन मर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं ऑफिस में होते हो और कहीं और चले जा रहे हैं, और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। उत्तराखंड में फरवरी के आखिरी सप्ताह से मौसम में धीरे धीरे अब बदलाव देखने को मिल रहा है, तो गर्मी में पहाड़ के धधकते जंगलों की आग भी एक बड़ी चिंता की वजह हमेशा रही है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए शंका आशंका के बादल घिरने लगे हैं। एक रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ अब उत्तराखंड में मौसम में भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। करीब आते गर्मियों के मौसम के मद्देनजर जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को लेकर आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। लिहाजा पहले ही वन विभाग के माथे पर चिंताएं की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। ये लाजमी इसलिए भी है कि साल दर साल उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं के आंकड़ों की तस्वीर देखी जाए तो कुल 2094 वन बीट में से 1360 संवेदनशील श्रेणी में हैं। इनमें से 115 अति संवेदनशील, 972 मध्यम संवेदनशील और 273 संवेदनशील है। हालांकि विभागीय तौर पर साल दर साल जंगलों में लगने वाली घटनाओं पर काबू पाने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन इन दावों में धरातल पर कोई दम नहीं दिखता। मगर इस बार विभागीय अधिकारी इस बात का भरोसा दिलाते दिख रहे हैं कि पिछले सालों में जंगलों में लगी आग की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार विभाग ने जंगल की आग को देखते हुए बीट स्तर के हालातों का अध्ययन किया है। अब बस देखना ये है कि इस अध्ययन के आधार पर इस बार वनाग्नि से निपटने के दावों पर विभागीय अधिकारी कितने खरे उतरते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मौसम अभी भले ही थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगलों की आग के लिहाज से मौसम बदल चुका है। आपको बता दें कि गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में बेकाबू आग बेशकीमती वन संपदा को खाक में तब्दील कर देती है, और इसके साथ ही हाथी, बाघ सहित वन्य जीवों के जो अस्तित्व है वो भी संकट में मंडराने लगा है। लेकिन इस बार प्रशासन पहले ही अलर्ट नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं गर्मियों की दस्तक से प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है, और उस चिंता की वजह गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर धधकते जंगलों की आग है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए अब प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय में बनाया गया है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर रहेगी। जंगल में आग लगने की सूचना कहीं से भी आए, उसको तुरंत ही वन प्रभाग के क्रू स्टेशन प्रभारी और रेंज कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। लाइव अलर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, एंड विद इन 2 मिनट्स जो है अगर कहीं भी आग लगती है तो 2 मिनट्स के अंदर जो है लाइव अलर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो है डायरेक्ट जो वेबसाइट है, भुवन पोर्टल है, उससे नज़र रखते हैं। और उसमें उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो हमें कंपार्टमेंट लेवल और विलेज लेवल तक, किस विलेज के सामने जो है आग लगी है, साथ में आग लगी है और किस कंपार्टमेंट में आग लगी है, उसका पता चल जाता है। तो कंट्रोल रूम में जो ही उसका पता चल जाता है तो हम जो है फ़ोन वायरलेस के माध्यम से जो है कंसर्न्ड जो प्रभारी होता है, कंट्रोल रूम का, क्रूज स्टेशन का प्रभारी होता है, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस बार सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ चुका है, लिहाजा आग लगने की घटनाओं में तेजी भी आ सकती है, जिसे देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों के साथ भी सहभागिता निभाने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वन पंचायतों की भागीदारी भी तय की जा रही है। वनाग्नि से उत्तराखंड के जंगलों को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। हर साल हजारों हेक्टेयर वन और वन्य जीव आग की चपेट में आ जाते हैं। दावानल की रोकथाम को लेकर हर साल सरकार प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे फेल साबित हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मास्टर कंट्रोल रूम से इस बार जंगलों में लगने वाली आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। रुद्रपुर के आकांक्षा ऑटोमोबाइल नेक्सा शोरूम में मारुति सुजुकी की बलेनो कार की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग के दौरान कार के फीचर से लोगों को रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम देवाशीष मिश्रा के साथ ही एडीएम शैलेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे।
पूरे ऑल ओवर इंडिया का विश्वास है और हम नंबर 1 कंपनी है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। और हमारा आज नया फेसलिफ्ट बैलिनो का लॉन्च हुआ है जो 6.99 से लेकर 8.99 तक, और इसके अंदर जो आपको टॉप वेरिएंट्स, टॉप क्लास 50 लाख प्लस, 1 करोड़ प्लस में जो फीचर्स आपको मिलते थे वो फीचर्स मारुति ने इसमें दिए हैं। इसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही चेंज है, तो ये नई बैलिनो है, न्यू एज की बैलिनो है। मतगणना के दिन करीब आने से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल अपनी अपनी जीत तय मान बैठे हैं, मगर दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति खूब देखने को मिल रही। इस बीच कांग्रेस को इस बात का पूरा भरोसा है कि राज्य की जनता महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मतदान किए हुए है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2022 की बिसात में आज आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया निपटने के बाद से ही दोनों बड़े राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच दोनों पार्टियों में एक दूसरे को लेकर सियासी आरोपों का दौर भी खूब चल रहा है। भाजपा जहां प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही है, तो कांग्रेस को इस बात का पूरा भरोसा है कि राज्य की जनता ने महंगाई और रोजगार के मुद्दे को चुनकर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार चुनाव में महिलाओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग की है। इसके पीछे कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को बड़ा कारण मान रही है। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत इस बार फुल कॉन्फिडेंस में है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मतदाता अपना मन बना चुका है, परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहा है और परिवर्तन का लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिल रहा है। मुद्दे जन कल्याण का है, जनता उत्तराखंड के विकास का है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से रोजगार सृजित किए जाए वो मुद्दा है। मुद्दा है महंगाई को नियंत्रित करने का, मुद्दा है किस तरीके से कोरोना काल में हमारे लोगों को भाजपा की सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया। दरअसल निर्वाचन आयोग से मिले मतदान के आंकड़ों के मुताबिक कुल 70 में से 53 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में रही हैं। पुरुषों की अपेक्षा में उनका मतदान प्रतिशत ज्यादा है। कांग्रेसी दिग्गज मान रहे हैं कि महिला और युवा प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बदलाव का ये दावा कितना सच साबित होता है, इसके लिए हमें 10 मार्च के दिन का इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौट रहे लोगों का सिलसिला जारी। आज सुबह फ्लाइट से लौटे लोगों में उत्तराखंड के भी छात्र सकुशल लौटे। प्रदेश सरकार को बोला थैंक यू। यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर कांग्रेस के आरोप पर भाजपा का पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का बयान, पहले दिन से ही सरकार रही गंभीर। चुनावी नतीजों के दावों के बीच कांग्रेस का दावा, 10 मार्च को पार्टी की बनेगी सरकार। जनता से किए गए वादों का वो भी पूरा करने का भरा दम। और दून अस्पताल के MRI मशीन ठीक होने से दूर हुई मरीजों की दिक्कतें। मरीजों के साथ तीमारदारों को भी राहत, महंगे दाम देने से भी बचे।